दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी।
ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है, जो जरूर टूटता है। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। ओह विमला, 1 किलो घी तोल दो। क्या दीदी, सिर्फ 1 किलो? देखिए आप कितनी पतली होती जा रही हैं। थोड़ा रोटी पे घी लगा के खाया कीजिए और फिर देखिए आपकी तबीयत कितनी मस्त हो जाएगी। ठीक है, तुम 2 किलो ही तोल दो। ये हुई ना बात दीदी। विमला ने 2 किलो घी तोल दिया और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे कई ग्राहक मिले। आज उसका घी का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था और अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा घी ही बचा था। थोड़ी दूर चल के उसे दिन का आखिरी ग्राहक मिल ही गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। विमला खुशी खुशी लौट रही थी कि तभी उसे एक छोटे बच्चे ने आवाज दी। विमला काकी, घी है क्या? नहीं बेटा, घी तो खत्म हो गया। ठीक है काकी, कल आप ज्यादा घी ले आना। हाँ लला, कल तुम्हें घी जरूर दूंगी। घी का खाली डिब्बा लेकर विमला अपने घर पहुंची और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, लेकिन आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन विमला ने घी मथना शुरू किया। जैसे जैसे घी बनता गया, विमला का डिब्बा भरता गया। अब डिब्बा 3/4 भर चुका था और विमला के पास का सारा दूध खत्म हो गया। अरे ये क्या, आज भी डिब्बा पूरा नहीं भरा। अगर आज मेरा एक भी ग्राहक खाली हाथ चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आज मेरा कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटेगा। विमला भीतर से एक वनस्पति तेल का डिब्बा ले आई और उसने घी में तेल मिला दिया। अब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। काकी, 1 किलो घी दे दो। हाँ लल्ला, कल तुम्हें घी नहीं मिला ना, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो। विमला ने बच्चे को घी दे दिया और वो आगे बढ़ गई। ऐसे ही विमला बाकी लोगों को भी अपना घी बेचने लगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो हलवाई सुरेश के घर के बाहर पहुंची। घी ले लो, घी ले लो। विमला दीदी, 3 किलो घी दे दो। हाँ सुरेश, लेकिन आज 3 किलो? कोई दावत है क्या? हाँ, मुखिया जी के घर में दावत है, उन्हीं के लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ। अच्छी बात है। विमला ने 3 किलो घी दे दिया
और वो वहां से चली गई। विमला खुश थी कि आज उसका कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। हलवाई सुरेश ने गाजर का हलवा बनाया और अब वो हंडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए थे। हलवाई सुरेश ने उन्हें अपना हलवा परोसा। उनमें से एक व्यक्ति ने वो हलवा खाया। भाई सुरेश, क्या हो गया आज तुम्हारे हलवे को? पहले जैसा स्वाद ही नहीं है इसमें तो। लगता है आज सुरेश का ध्यान भटक गया था। नहीं नहीं, लगता है मुखिया जी ने सुरेश को पैसे नहीं दिए। सभी लोग हंसने लगे और मुखिया जी सुरेश को घूरने लगे। अब सुरेश ने हलवा चखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर से हलवा चखा। मैंने तो सब चीजें बराबर ही डाली थी, कहीं ये विमला दीदी के घी की वजह से तो नहीं। अगले दिन सुरेश विमला के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विमला घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। विमला दीदी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी! आप शुद्ध घी में वनस्पति तेल मिला रही हैं। आप धोखेबाज हैं। आपके कारण आज पहली बार गांव वालों ने मेरे हलवे की खिल्ली उड़ाई। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में बता दूंगा। अरे सुरेश, मेरी बात तो सुनो। सुरेश ने विमला की बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। सुरेश ने गांव वालों को ये बात बता दी कि विमला ने मिलावट की है और अब जब विमला घी लेके निकली, दीदी घी ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा घी नहीं चाहिए। घी के नाम पे मिलावटी वनस्पति तेल बेचती हो, चली जाओ यहाँ से। ये बातें सुन विमला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। मिलावट करने से उसके सारे ग्राहक टूट गए और अब कोई भी विमला से घी नहीं खरीद रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक